Hello guys, welcome back to Cloud with PK. Today we are starting our another session. In this we are going to cover 10 Linux most important interview questions. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लोड एवरेज? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कोई भी टास्क करते हैं, उसे रन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डेटाबेस रन करते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम और उस सर्वर का एक लोड जो होता है उसका एवरेज आइडेंटिफाइड होता है। तो लोड क्या होता है? जब भी सपोज हमने कोई भी कमांड रन करी तो उससे क्या वो सीपीयू वो रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी। सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क चाहिए तो डिस्क हो गया, अदर नेसेसरी रिसोर्सेज भी वो कंज्यूम करेगी। तो उसी बेस पे सर्वर का लोड एवरेज डिसाइड होता है। तो इसमें सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होता है तो उसी बेस पे सीपीयू उस टास्क को एग्जीक्यूट करती है। लोड एवरेज शोज हाउ मेनी प्रोसेस आर वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम। तो कितनी प्रोसेस सीपीयू टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, सीपीयू के लिए वेट कर रहे हैं, तो यही लोड एवरेज शो करता है। ये इसकी 3 तरह की वैल्यू होती हैं। जब हम सिस्टम पे अप टाइम रन करते हैं तो पर मिनट लोड एवरेज, पर 5 मिनट लोड एवरेज और पर 15 मिनट लोड एवरेज हमको दिखाई देता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि सपोज हमने किसी सिस्टम पे अप टाइम रन करा, ठीक है, तो उसका आउटपुट आ गया लोड एवरेज ऐसे ऐसे करके 0.50, 0.75, 1.220। ये अलग अलग सिस्टम का अलग अलग हो सकता है, डिपेंड ऑन लाइक हाउ मच लाइक heavy task we are executing on the server. Okay, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? इफ लोड एवरेज, अगर सर्वर का लोड नंबर ऑफ द सीपीयू कोर से ज्यादा है तो सिस्टम को ओवरलोड का इंडिकेशन जाता है कि सिस्टम ओवरलोडेड है। तो उसकी ट्यूनिंग करी जाती है उसके हिसाब से, या तो प्रोसेस और एप्लीकेशन जो भी रन हो रहा है उसकी ट्यूनिंग की जाएगी, या फिर सीपीयू एक्सटेंशन कराया जाएगा अगर वर्चुअल सर्वर है तो ये होता है सर्वर लोड। और इसे आप अप टाइम या टॉप कमांड से चेक कर सकते हो। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज ए ज़ॉम्बी प्रोसेस? ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है? A zombie process is a process that has completed execution. A zombie process is a process that has completed execution but still has an entry in the process table. ज़ॉम्बी प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसने एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर दिया है बट उसकी एंट्री अभी भी प्रोसेस टेबल में अवेलेबल है। रीजन क्या हो सकता है इसका? पेरेंट प्रोसेस हैज नॉट रीड इट एग्जिट स्टेटस। रीजन हो सकता है कि पेरेंट प्रोसेस ने इस चाइल्ड प्रोसेस का एग्जिट स्टेटस रीड ही नहीं किया हो। दिस में बी द रीजन दिस ज़ॉम्बी प्रोसेस गॉट जनरेटेड। इसे चेक कर सकते हैं PSAUX पाइप ग्रैप जेड से। तो आप देख रहे हैं इसमें रूट की जो प्रोसेस है 1023 जेड सिंबल से इंडिकेट हो रही है, और यह डिफंक और कैंसे ज़ॉम्बी प्रोसेस है। व्हाट इज इन ऑर्फन प्रोसेस? ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोसेस हुज पेरेंट हैज टर्मिनेटेड बिहेवियर इट इज अडॉप्टेड बाय इनिट सिस्टम डी। ए प्रोसेस जिसकी पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है, ये अडॉप्ट करी जाती है इनिट और सिस्टम डी से। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट आर नाइस एंड रीनाइस कमांड? ये प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करी जाती हैं। लाइक इनसे प्रोसेस की प्रायोरिटी डिसाइड होती है, और इसे हैवी मिनिमम और मैक्सिमम में सेट किया जा सकता है। मिनिमम होती है +19 और मैक्सिमम होती है -20। तो जब हम कोई भी सपोज कोई भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसकी हम लोग इधर प्रायोरिटी सेट करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस कमांड का यूज किया जा सकता है nice-n, दिस इज द प्रायोरिटी। ए प्लस भी नेवर, अगर हमने यहाँ प्लस यूज नहीं किया तो इसका मतलब इसकी 10 है, तो ये प्लस में है तो लो प्रायोरिटी है, और ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करी जा रही है।
अगर इसे ही सपोज कि हमने ऑलरेडी प्रोसेस एग्जीक्यूट किया हुआ है और हमें उसकी प्रायोरिटी बढ़ानी है, तो हम रीनाइस कमांड का यूज करेंगे, रीनाइस हाइफन एन प्रायोरिटी माइनस, इस एग्जांपल में प्रायोरिटी -5 दी गई है और हाइफन पी के बाद प्रोसेस नंबर दिया गया है। व्हाट इज एलवीएम? लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। एलवीएम का लिनक्स फाइल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिन हम लार्ज फाइल सिस्टम्स क्रिएट पॉसिबल ही नहीं कर सकते। तो इसे ऐसे समझ लेते हैं, सपोज हमारे पास 10-10 जीबी की डिस्क लगी हुई है हमारे सर्वर पे और हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है कि भाई हमें 20 जीबी का फाइल सिस्टम क्रिएट करके देना है। जब हमारे पास डिस्क की 10 जीबी की लगी हुई है तो हम 20 जीबी का फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि हियर एलवीएम कम्स इन पिक्चर। तो एलवीएम के द्वारा वो पॉसिबिलिटी है, एलवीएम के द्वारा वो 20 जीबी का फाइल सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका फ्लो कैसे होता है? एलवीएम में जो भी हमारे पास फिजिकल डिस्क आएगी उसका पीवी क्रिएट किया जाएगा। पीवी को जैसे ही पीवी क्रिएट हो जाएगा तो हमें एक वीजी क्रिएट करना पड़ेगा। वीजी क्रिएट कर दिया, सपोज वीजी 01, अभी वीजी क्रिएट कर दिया तो इस वीजी में हम पीवी ऐड कर देंगे, फिजिकल वॉल्यूम को ऐड किया जाता है। तो इस फिजिकल, सपोज कि हमने इस वीजी में 5 फिजिकल वॉल्यूम ऐड कर दिए तो इसका टोटल साइज हो गया 10 जीबी के हिसाब से 50 जीबी। अभी हमारा वीजी का टोटल साइज 50 जीबी हो गया, तो जब हम एलवीएम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे तो हम मैक्स 50 जीबी का क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हम आराम से 20 और 30 जीबी का फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर हमें उसे और एक्सटेंड करना है तो इसमें 1-2 फिजिकल वॉल्यूम और ऐड करके इसका साइज भी बढ़ाया जा सकता है एलवीएम एक्सटेंड कमांड से। इवन हमें रिक्वायरमेंट कम है तो इसका साइज कम भी किया जा सकता है एलवी रिड्यूस कमांड से। तो इसके फीचर्स क्या? रीसाइज पार्टीशन, फाइल सिस्टम का साइज घटाया बढ़ाया जा सकता है, स्नैपशॉट भी क्रिएट किया जा सकता है फॉर द बैकअप पर्पज, और ये मल्टीपल डिस्क को कंबाइंड करके उसके ऊपर फाइल सिस्टम क्रिएट करता है। व्हाट इज एसी लिनक्स? एसी लिनक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द लिनक्स। इट्स फुल फॉर्म इज सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स। ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इनफोर्सिंग एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। तो ये डिसाइड करता है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि डिसाइड करता है कि सर्वर पे रन होने वाली प्रोसेस क्या एक्सेस करेगी, कौन सी फाइल, पोर्ट और सर्विस को अलाउ करना है, और किस चीज को ब्लॉक करना है। दिस डिसाइड्स एवरीथिंग। इसके मोड होते हैं इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल। गेट एनफोर्स से इसकी वैल्यू चेक करी जा सकती है और सेट एनफोर्स से इसे सेट किया जा सकता है। अगर एनफोर्सिंग मोड होगा तो ये स्ट्रिक्टली किसी भी प्रोसेस का एक्सेस क्या एक्सेस करेगी डिसाइड कर सकती है। फाइल, पोर्ट और सर्विस अलाउड करना है नहीं करना है ये डिसाइड कर सकती है स्ट्रिक्ट एनफोर्सिंग मोड में स्ट्रिक्टली, और किसे ब्लॉक करना है ये डिसाइड कर सकती है। लेकिन अगर इसे परमिसिव सेट किया जाता है तो ये जस्ट अलर्ट दे सकती है कि ये प्रोसेस ने ये एक्सेस कर लिया है, नोटिफिकेशन, या ये फाइल और सर्विस ये एग्जीक्यूशन हुआ है, दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन ओनली। और डिसेबल है तो देयर इज नो नोटिफिकेशन बीइंग जनरेटेड बाय दिस एसी लिनक्स, तो कोई नोटिफिकेशन जनरेट नहीं करेगी। व्हाट इज नेट स्टेट एंड एसएस? नेटवर्क ये नेटवर्क स्टेटस चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये ओल्ड कमांड है। लेटेस्ट कमांड्स कम्स विद $S। दिस इज एडवांस कमांड एक्चुअली। तो नेट स्टेट का आउटपुट कैसे आता है? प्रोटोकॉल 2 टाइप के होते हैं, टीसीपी, यूडीपी। लाइक टीसीपी इज मोस्टली हाई सिक्योर एंड यूडीपी इज लेस सिक्योर, बट टीसीपी इज स्लो रेदर देन यूडीपी। तो ब्रॉडकास्टिंग लाइक वीडियो
लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो ब्रॉडकास्टिंग काइंड ऑफ थिंग्स के लिए यूडीपी का यूज किया जाता है। अगर हमें हाई सिक्योरिटी में डेटा ट्रांसफर करना है तो टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ये रिसीव क्यू, सेंड क्यू, लोकल एड्रेस विच इज अवेलेबल ऑन आवर होस्ट, and foreign address which we are going to connect, and this is the status like listen or unlisten. This can be net state hyphen r routing table के लिए, I for interface statistics के लिए, और net state hyphen an all allow connections के लिए यूज किया जाता है। SSTULN, T for TCP, U for UTP, L for listen, N for number of ports। तो ये नेट आईडी हो गई, यूडीपी टीसीपी, स्टेट हो गया लिसन और अननोन, रिसीव क्यू और सेंड क्यू हो गया, लोकल एड्रेस अलोंग विद पोर्ट और पीयर एड्रेस अलोंग विद पोर्ट हो गया। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द कमांड व्हेन यू आर एक्सिक्यूटिंग SS-TULN। दिस कैन बी डिफर फॉर द एवरी सर्वर बट सैंपल विल बी द सेम। हाउ टू चेक फायरवॉल स्टेटस। फायरवॉल क्या गाइस, किसी भी पोर्ट और आईपी एड्रेस और किसी भी सर्विस को सर्वर पे ब्लॉक करने के लिए और उसे एक्सेस देने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो फायरवॉल विल नॉट वर्क। अगर इसे एक्टिव स्टेट में रखते हो तो आपको किसी भी पोर्ट को आउटसाइड द सर्वर एक्सेस करना है तो उसे पास करना पड़ेगा फायरवॉल के थ्रू। तो उसे फायरवॉल में ऐड करना होता है ऐड पोर्ट से, और उसे रीलोड करना होता है उसके बाद उसे रिफ्लेक्ट होने के लिए। अगर हम उसे ऐड नहीं करेंगे तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट ऑन दैट पोर्ट नंबर। व्हाट इज माउंटिंग? माउंटिंग क्या है? सपोज कि हमारे सर्वर पे कोई डिस्क हमने मैप कर दी। विंडोज में तो ऐसे होता है कि ड्राइव्स जनरेट हो जाती हैं, तो इजीली हम ABC kind of like C drive is there, D drive is there in the Windows, so easily we can go inside the drive and we can put our data। पर लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स में हमको उसे एक्सेस करने के लिए उसका फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, उस फाइल सिस्टम को किसी डायरेक्टरी पे माउंट करना पड़ेगा, जैसे कि हम माउंट पॉइंट बोलते हैं। वो गेटवे होगा, या मतलब वो एक गेट होगा उस किसी भी डिस्क का डेटा रखने के लिए और डेटा एक्सेस करने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या? माउंटिंग मीन्स अटैचिंग ए स्टोरेज डिवाइस लाइक ए हार्ड डिस्क, USB पार्टीशन टू ए स्पेसिफिक डायरेक्टरी इन द लिनक्स फाइल सिस्टम so that you can access its data. In Linux, everything is treated as a single directory. So device don't get separate drive letters like CD in Windows, as I said. Instead, they are mounted to folders. When we say folders here, it's mean directories. तो हम उस फाइल सिस्टम को या उस हार्ड ड्राइव को डायरेक्टरी पे माउंट करेंगे, उसके बाद ही हम उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं और उसमें डेटा रख सकते हैं। सपोज हमारे पास डिवाइस है टैब HDB1, ठीक है, और हमें से MNT पे माउंट करना है। तो माउंट करने के बाद MNT बिकम्स द एंट्री पॉइंट टू एक्सेस दैट डिवाइस। तो इस डिवाइस को एक्सेस करने का एंट्री पॉइंट बन जाएगा MNT। Here is a command which we use to mount any disk or file system. We say mount device name and MNT. Like we can give any directory name over here where we are going to mount it. हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी डिस्क अवेलेबल है कैसे चेक कर सकते हैं? LSBL कैसे चेक कर सकते हैं? LSBL के विल शो यू द माउंट पॉइंट एज वेल। ये साइज दिया है इधर और ये माउंट पॉइंट दिए हैं। HDB माउंटेड नहीं है तो इसका माउंट पॉइंट नहीं दिया। और इसे माउंट पॉइंट को वैलिडेट कैसे किया जाता है? DF-H से हम चेक कर सकते हैं कि फाइल सिस्टम का नाम क्या है, उसका साइज कितना है, वो यूज कितना किया गया है और अवेलेबल कितना फ्री है और उसका माउंट पॉइंट क्या है। व्हाट इज ETC-FS टैब? सपोज हमने कोई भी फाइल सिस्टम क्रिएट करके माउंट कर दिया और हमने सिस्टम रिबूट कर दिया तो वो माउंट पॉइंट इरेज हो जाएगा। तो उसे परमानेंट करने के लिए हमें उसकी एंट्री ETC-FS टैब में करनी पड़ती है। तो जैसे ही सिस्टम बूट होकर आएगा वो ETC-FS टैब फाइल को रीड करेगा और उसके हिसाब से फाइल सिस्टम को माउंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम हियर इज द एग्जांपल, डिवाइस ID दी है
और इधर डिवाइस नेम दिया है, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। इधर या तो हम डिवाइस आईडी दे सकते हैं, डिवाइस नेम दे सकते हैं। हेयर वी हैव टू मेंशन द माउंट पॉइंट नेम, फाइल सिस्टम टाइप, ऑप्शंस वी कैन गिव रीड ओनली, no access, no fail, kind of other options are there which we can mention over here. Dump and pass. Dump for the backup purpose and pass for the FS file system integrity check. ये रूट के लिए 1 होता है, बाकी के लिए हम इसे 0 रख सकते हैं, और डंप भी हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते सपोज हमारे पास 1 TB का फाइल सिस्टम माउंटेड है और हमने जैसे ही सिस्टम को रिबूट किया और वो FSCK में चला गया, तो क्या होगा, वो इंटीग्रिटी FSC की चेक करने में वो बहुत सारा टाइम ले जाएगा। तो हमारा जो सर्वर अप टाइम है या सर्वर बूटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमें रूट के अलावा सबको 0 रखना होता है। डिस्क स्कैन एंड लिनक्स। डिस्क स्कैन कैसे करते हैं, देखो लेटेस्ट वर्जन में तो लाइक हमारे पास पैकेज भी है SG3 यूटिल्स के नाम से। ये अगर सिस्टम पे इंस्टॉल है तो रीस्कैन skgbus.sh नाम की स्क्रिप्ट से आप आराम से इजीली डिस्क स्कैन कर सकते हो। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो हमारे पास एक कमांड होती है echo /sysclass skg host id एंड स्कैन। इसका हम फॉर लूप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 जो डैश है चैनल, टारगेट और कंट्रोलर को इंडिकेट करते हैं, और एप डिस्क हाइपन एल से हम ये चेक कर सकते हैं, LSBL के से भी चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।